1 month of pure hell for Fan. यूएन एक अभी हस्बैंड भी था. They would not feel any emotion for her. 25 मई 1999 रात के समय हांगकांग पुलिस स्टेशन में एक 13 साल की लड़की आती है. वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, वो घबराई हुई है. वो पुलिस ऑफिसर्स को कहती है कि वो उन्हें कुछ बताना चाहती है. वो बैठती है और बोलना चालू करती है. वो कहती है कि उसे एक लड़की की आत्मा परेशान कर रही है. इस लड़की के शरीर पर खून लगा हुआ है और उसकी आत्मा उसे हॉन्ट कर रही है. शुरू में पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि छोटी बच्ची है, मे भी कोई डरावना सपना देखा होगा, पर फिर वो उन पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की को टॉर्चर और मर्डर किया है. वो उन्हें 31 ग्रैनविल रोड के एक फ्लैट पर लेकर जाना चाहती है. पुलिस जब इस फ्लैट पर पहुंची तो उन्हें वहां इस लड़की के बॉडी पार्ट्स तो मिले ही मिले, पर साथ में उन्होंने कुछ ऐसा सीन देखा जिसकी वजह से आज तक जब भी कोई इस केस के बारे में सुनता है तो उसका दिल दहल जाता है. इट मेक्स योर ब्लड बॉयल. हेलो, वेलकम बैक. हाउ आर वी? आज का केस, अगर तुम ट्रू क्राइम केसेस के बारे में पढ़ते हो तो तुमने कभी ना कभी इस केस के बारे में ज़रूर सुना होगा. इस केस को ट्रू क्राइम कम्युनिटी में बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है. आज के केस के बारे में रिसर्च करते वक्त मैंने एक वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ा था, quote, hell is empty because all the evil is here on earth with us, and I think that sums up this case so well. वीडियो शुरू करने के पहले I just want to give a quick disclaimer. आज के वीडियो में इन क्राइम्स के बारे में बहुत सा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, so viewer discretion is strongly advised. I think इतना काफ़ी है इंट्रो के लिए. Now let me jump you right in the story. फान मान ई का जन्म 1976 में हुआ था. उसकी ज़िंदगी की शुरुआत से उसके स्ट्रगल्स भी शुरू हो गए थे. जब वो छोटी बच्ची थी उसके माँ बाप ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया था. ऐसा उन्होंने क्यों किया इस बारे में कोई नहीं जानता. 15 साल की उम्र में फ़ान को इस ऑर्फनेज से निकाल दिया गया. अब उसे अपना ध्यान खुद रखना था. ना तो उसके पास जॉब करने के लिए सफिशिएंट स्किल्स थी और ना ही रहने के लिए घर. यहीं सड़कों पर रहते रहते फ़ान अब एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी और उसने एज ए वर्कर काम करना भी शुरू कर दिया था. उसे पैसे चाहिए थे सरवाइव करने के लिए. जब फ़ान 21 साल की हुई तो उसने एक क्लब में एज ए सेक्स वर्कर काम करना शुरू कर दिया. क्लब में काम करना सड़कों पर काम करने से थोड़ा सेफ था. इसी क्लब में एज ए वर्कर काम करते करते फ़ान की मुलाकात यूएन नाम के एक आदमी से हुई. यूएन इस क्लब में फ़ान की सर्विसेज कंज्यूम करने आता था. मिलने के थोड़े टाइम बाद उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली. बट इट वॉज फार फ्रॉम परफेक्ट. यूएन खुद भी एक ड्रग एडिक्ट था और ये दोनों एक दूसरे को इनेबल कर रहे थे. इसके साथ साथ यूएन एक अभी हस्बैंड भी था. शादी के कुछ 1.5 साल बाद फ़ान प्रेग्नेंट हो गई और अपने बेटे के बर्थ के बाद फ़ान ने मन बना लिया था कि अब वो अपने और अपने बेटे को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहती है. और इसकी शुरुआत करी उसने अपने पति से, अपने अभी पार्टनर से अलग होकर. उसने अब ड्रग कंज्यूम करना भी बंद कर दिए थे और एज ए वर्कर काम करना भी बंद कर दिया था. फ़ैन अब एक कैरियोके क्लब में एज ए हॉस्टेस काम करने लग गई थी, पर इस क्लब से जो उसको सैलरी मिल रही थी वो काफ़ी नहीं थी उसका और उसका बेटे का गुजारा करने के लिए, जिसकी वजह से मजबूरन उसे फिर से एज ए सेक्स वर्कर साइड में अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना चालू करना पड़ा. इसी काम के दौरान वो मिली एक 33 साल के आदमी चान मान लोग से. चान इस क्लब में रेगुलरली आता था और फ़ान की सर्विसेज कंज्यूम करता था. चान और फ़ान अब एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते थे. वो दोनों साथ में कंज्यूम करते थे. फ़ान अब चान के क्लोज सर्कल के साथ हैंग आउट करने लग गई थी. चान वो आदमी था जिसके साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा. उसे पहले भी ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस पे अरेस्ट किया जा चुका था और वो कुछ टाइम जेल में बिता चुका था. एक दिन चान फ़ान के पास आया हैंग आउट करने और फ़ान ने चान के वॉलेट से 4,000 हांगकांग डॉलर्स चुरा लिए, या फिर 390 पाउंड्स या फिर 43,000 इंडियन रुपीज़. जब चान को इस बारे में पता चला कि फ़ान ने उसके वॉलेट से पैसे चुराए हैं, उसे बहुत गुस्सा आया. ही वॉज फ्यूरियस. वो फ़ान के पास गया उसे कन्फ्रंट करने के लिए और फ़ान बहुत ज़्यादा डर गई थी. उसने चान को कहा कि वो उसके 4,000 हांगकांग डॉलर्स वापस लौटा देगी. बट चान वाज लाइक अब तुम मुझे 4,000 नहीं,
इंटरेस्ट के साथ 10,000 हांगकांग डॉलर्स लौटाओगी। माइंड यू, फान अपने और अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं कमा पा रही थी और अब चान उससे डिमांड कर रहा था कि वो उसे इंटरेस्ट के साथ 10,000 हांगकांग डॉलर्स लौटाए। फिर भी फान जानती थी कि चान कितना डेंजरस आदमी है। उसने चान को कहा कि वो उसे थोड़ा वक्त दे, वो धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके उसे उसके पैसे लौटा देगी। चान वहाँ से चला तो गया पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे यही लगे जा रहा था कि इतनी ऑडेसिटी कैसे आई फान के अंदर कि वो चान जैसे आदमी के वॉलेट में से पैसे चुराने का सोच भी सकती है। चान ने फान से अपने पैसे वापस लेने के लिए एक प्लान बनाया जिसमें उसने अपने 2 दोस्त वाई और चो और अपनी गर्लफ्रेंड लाओ को शामिल किया। बाय द वे, लाओ एक 13 साल की लड़की थी। चान 33 ईयर ओल्ड था और वो एक 13 साल की लड़की को डेट कर रहा था और आई शुड से ग्रूम कर रहा था। उसने इन चारों के साथ मिलकर फान से पैसे वापस लेने के लिए एक प्लान बनाया। अब इस प्लान में 4 लोग थे। चैन जिसने ये सब शुरू करा, उसके 2 दोस्त वाई और चो और उसकी गर्लफ्रेंड 13 साल की विक्टिम लाओ। 17 मार्च 1999 को चैन और उसके दोस्तों ने मिलकर फान को किडनैप किया और वो उसे 31 ग्रैनविल रोड के एक फ्लैट पर लेकर आए। एंड दिस वॉज गोइंग टू बी द बिगनिंग ऑफ 1 month ऑफ प्योर हेल्प फॉर फान until sadly she passed away। आगे जो मैं डिटेल्स बताऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक है, सो अगर आप कुछ मिनट्स के लिए स्किप करना चाहो तो तुम अभी कर सकते हो। फान को इस फ्लैट में किडनैप करके लेकर आने के बाद उन लोगों ने फान को कहा कि अब वो इसी फ्लैट में रहकर एज ए सेक्स वर्कर उनके क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज ऑफर करेगी जब तक वो चान के पैसे वापस नहीं लौटा देती। इस फ्लैट में जिसमें उन्होंने फान को रखा था, फॉर सम वियर्ड रीज़न इस फ्लैट का वॉलपेपर, डुवे कवर, पूरा डेकोर, बेडशीट, पिलो कवर, कर्टन सब कुछ हेलो किटी से इंस्पायर्ड था। किडनैपिंग के पहले दिन इन चारों ने, इंक्लूडिंग वो 13 साल की लड़की लाओ, इन चारों ने मिलकर फान को बहुत मारा। इन टोटल उसे अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइम्स पूरी बॉडी पर फर्स्ट डे किक किया गया था। फान को टॉर्चर करने के लिए ये लोग उसके शरीर पर मोल्टन प्लास्टिक डालते, उसके पैरों को जलाते लाइटर से, उसके वूंड्स पर चिली ऑयल, चिली सॉस को रब करते थे और इस सब के दौरान वो फान को कहते थे कि उसे स्माइल करते रहना है जब वो उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसके शरीर को जला रहे हैं। एंड इफ शी वुडंट, क्योंकि वो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा दर्द में होती थी तो वो लोग उसे और ज़्यादा टॉर्चर करते थे। इसके साथ साथ देवर हर मल्टीपल टाइम्स अ डे एंड दूसरे लोगों से भी पैसे लेते थे टू हैव सेक्स विद हर। वो लोग उसके माउथ में यूरिनेट करते, उसे फोर्स करते अपना यूरिन पीने के लिए, उसे अपना फीसिस फोर्स फीड कराते, उसको आयरन पाइप्स, वाटर पाइप से मारते, उसके शरीर पर फर्नीचर तोड़ देते थे। दे वुड सस्पेंड हर with her wrist in air and beat her even more and again। इस सब के दौरान उसे हंसते रहना था। अगर गलती से भी शी इज़ नॉट स्माइलिंग, अगर गलती से भी वो रो दी या फिर दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई तो वो लोग उसे और ज़्यादा टॉर्चर करते थे। गलती से भी अगर फान अपने वुंड्स को स्क्रैच करती थी तो ये लोग उसे और ज़्यादा मारते थे, और ज़्यादा ब्रूट करते थे। हर सुबह ये लोग उठते थे एंड दे वुड गो ऑन टू डू हॉरिबल 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 थिंग्स टू फान। उसको रोना अलाउड नहीं था, उसको सैड होना अलाउड नहीं था क्योंकि उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया जाता। वो लोग उसके चेस्ट पर जम करते, उसे खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, फोर्सफुली उसे देते थे ताकि वो उन्हें रेजिस्ट ना कर सके। दे वुड नॉट फील एनी इमोशन फॉर हर। वो कहती रही कि वो सॉरी है, वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी, वो उनके सारे पैसे लौटा देगी, बट नो वन, इंक्लूडिंग वो 13 साल की बच्ची, किसी को भी उसके लिए ज़रा भी इंसानियत फील नहीं हुई। फान की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अब उसके वूंड से लिक्विड जैसे कि पस, ब्लड, ये सब कुछ आने लग गया था। नो वन वॉन्टेड टू पे टू। बाद में इंटरोगेशन के टाइम पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो सिर्फ फ़न कर रहे थे एक औरत को, एक इंसान को इस तरह से टेरराइज करके। उनके नेबर्स ने भी कई बार फान के चीखने की आवाज़ सुनी बट किसी ने भी इस बारे में कुछ करने की सोची नहीं, किसी ने भी कभी पुलिस को फ़ोन करके रिपोर्ट नहीं करा। और जब फान के लिए कोई क्लाइंट्स उन्हें नहीं मिल रहे थे क्योंकि फान की बॉडी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, शी वॉज इन रियली बैड स्टेट, ये लोग और ज़्यादा अपसेट थे कि अब वो उनको पैसे नहीं कमा के दे पा रही है तो वो लोग उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लग गए थे। 14 और 15 अप्रैल के बीच वाली रात को पूरा दिन फान को टॉर्चर
करने के बाद ये लोग रात में उसे बाथरूम में लॉक कर क्लब चले गए पार्टी करने के लिए। जब ये लोग क्लब से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि फ़ान रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इनमें से एक आदमी को लगा कि शायद फ़ान नाटक कर रही है, तो उसने लाइटर निकाला और वो फ़ान के पैरों को जलाने लग गया। उसका फीट हल्का सा मूव हुआ और उनको लगा कि ओके, ये अभी ज़िंदा है। उन्होंने फ़ान को दीवार से टिकाकर बिठाया, बट अचानक ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी स्लाइड करके नीचे खिसक गई। फ़ान सैडली सकम टू हर इंजरीज, शी वॉज नो मोर। पर ये चारों अभी भी यहाँ नहीं रुके। अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि हमें फ़ान की बॉडी के साथ करना क्या है। सबसे पहले चैन, द मेन गाय जिसने ये सब कुछ शुरू करा, वो इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में, आई एम सॉरी, एक फ्रिज लेकर आया और इन्होंने फ़ान की बॉडी को उस फ्रिज में स्टोर कर दिया। पर ये लोग जानते थे कि ज़्यादा दिन फ़ान की बॉडी को इस फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि इट्स अ बॉडी एंड इट विल स्टार्ट स्मेलिंग। तो इन लोगों ने उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाकर अलग अलग पार्ट्स में डिसमेंबर करना शुरू करा। इसके बाद में इन चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो फ़ान की बॉडी को, उसके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, किडनी, इन सब को उन्होंने एक गार्बेज बैग में डालकर पैक करा और बाकी के बॉडी पार्ट्स को उन्होंने बॉयल करना शुरू करा। देयर प्लान वॉज टू गेट रिड ऑफ मसल एंड फैट। उन्होंने फ़ान के सर को एक पॉट में डाला और उसे बॉयल करना शुरू करा। कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से जब वो लोग फ़ान का सर बॉयल कर रहे थे, उन सबको भूख लगी और उन्होंने डिसाइड करा कि हम नूडल्स बनाते हैं। तो वो सेम टाइम पे जहाँ एक साइड पे पॉट में फ़ान का सर बॉयल हो रहा था, वहीं दूसरे पॉट में नेक्स्ट टू इट वो लोग नूडल्स बॉयल कर रहे थे। एंड आई नो हम शायद कॉम्प्रहेंड भी नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन में कैसे किसी को भूख लग सकती है। बट ना सिर्फ इतना कि वो लोग नूडल्स बॉयल कर रहे थे, वो लोग सेम स्पून यूज़ कर रहे थे जो कि वो फ़ान के सर को स्टर करने के लिए यूज़ कर रहे थे। उसी सेम स्पून को वो लोग नूडल्स को स्टर करने के लिए भी यूज़ कर रहे थे। फ़ान के सर को बॉयल करने के बाद दे रिमूव्ड ऑल द फ्लैश एंड थ्रू इट इन द गार्बेज, और उसका स्कल और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को लेकर उन्होंने एक हेलो किटी प्लशी के अंदर स्टफ़ कर दिया। ये सब करने के बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। फ़ान के बचे हुए बॉडी पार्ट्स और स्कल को वहीं उसी हेलो किटी की प्लशी में स्टफ़ कर उन्होंने वो प्लशी को उसी फ्लैट में छोड़ दिया और वो लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। उन्हें लगा कि शायद हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, अनटिल वो 13 साल की लाओ पुलिस स्टेशन गई और उसने सब कुछ उगल दिया। लाओ इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे टॉर्चर में और मर्डर में एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। उसने हर ब्रूटलाइजेशन में पार्ट लिया था, बट स्टिल पुलिस ने उसको एक डील ऑफर करी। पुलिस ने उससे कहा कि अगर वो कोर्ट में इन सारे आदमियों के खिलाफ एविडेंस देती है, एक विटनेस बनती है, तो उसे कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। अपनी अरेस्ट के बाद इन तीनों आदमियों ने एक दूसरे पर ब्लेम डालने की कोशिश करी कि नहीं, मैंने नहीं इतना पार्ट लिया था, इन दोनों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़। कोर्ट में पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि इन तीनों आदमियों को कम से कम सेकेंड डिग्री मर्डर के लिए तो चार्ज किया ही जाएगा, बट कोर्ट में कहा गया कि ये क्लियर नहीं किया जा सकता कि फ़ान की मौत इन इंजरीज़ की वजह से हुई है या फिर ओवरडोज की वजह से हुई है, जिस वजह से इन आदमियों को सिर्फ मैन स्लॉटर के लिए चार्ज किया गया। फ़ान के सिस्टम में पुलिस को ड्रग्स मिले थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में फ़ान के सिस्टम में मैथ था, विच अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि वो उसे फोर्सफुली जो मैथ दिया जाता था उस वजह से उसके सिस्टम में मिला था। बट प्रोसिक्यूटर्स का ये कहना था कि नहीं, फ़ान पहले भी एक एडिक्ट थी, उसकी हिस्ट्री देखी जाए तो वो एक एडिक्ट रह चुकी है, तो वो विलिंगली ये मैथ कंज्यूम करती थी। वो इन चारों से ये मैथ मंगवाती थी कंज्यूम करने के लिए, और इसी वजह से इन आदमियों को मैन स्लॉटर के लिए चार्ज किया गया। फर्स्ट डिग्री मर्डर में सबसे ज़्यादा सज़ा दी जाती है। बहुत से लोगों का कहना था कि ये फर्स्ट डिग्री मर्डर था, इसमें इंटेंशन था, ये प्री मेडिटेटेड था, उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, इस वजह से फ़ान के साथ क्या हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। बट अगेन कोर्ट ने उन्हें सिर्फ मैन स्लॉटर के चार्जेस दिए। चैन और वाई को कोर्ट ने लाइफ इन प्रिजन की सज़ा सुनाई, जिसमें 20 साल के बाद पॉसिबिलिटी थी पैरोल की, बट लकीली वो लोग अभी भी जेल में हैं। छो को भी सेम सज़ा मिली थी, बट उसकी एक अपील के बाद 2014 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया था। बट 8 साल बाद वो वापस अब जेल में है क्योंकि उसने एक 10 साल की बच्ची को ऐसे किया था। लाओ इस सब से फ्रीली वॉक कर गई, उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली। फ़ान के कोर्ट केस में सेंटेंसिंग के बाद जज ने कहा
Quote, never in Hong Kong in recent years has a court heard of such cruelty, depravity, callousness, brutality, violence and viciousness. 2012 में जिस बिल्डिंग में ये सब हुआ उसे डिमोलिश करके वहाँ पर एक होटल बना दिया गया और उस बिल्डिंग में जिस एग्जैक्ट जगह पर एक क्राइम हुआ था वहाँ पर अब एक रेस्टोरेंट है। इस केस के बारे में इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस केस के ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं। उनमें से एक है देयर इज़ अ सीक्रेट इन माई सूप। जब ये सब कुछ हुआ फ़ान का बेटा सिर्फ 5 महीने का था। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस ऑफिसर्स को फ़ान का एक नेकलेस मिला था जो उन्होंने उसके बेटे को दे दिया था। आई होप वेर एवर ही इज़ he is doing well. I hope Fan now rests in paradise and her loved ones are able to find some peace and some healing. What do you think about this case?